हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जी के बुक को सुन रहे हैं, यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बुक जो है एनसीईआरटी बुक का कंपाइलेशन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस समय हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान को हम लोग सुन रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग पांचवा ऑडियो सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अब 8 हो गए हैं। ब्रिटिश शासनकाल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। बाद में इसे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग गा राज्यों तथा घा राज्यों की श्रेणी में रखा गया। 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा मिल गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये पूर्ण राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश का गठन। नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956। नंबर 2 दिल्ली 1956। तीसरा लक्षद्वीप 1956। चौथा दादरा और नगर हवेली 1961। पांचवा दमन व दीव 1962। छठवा पुदुचेरी 1966। सातवां चंडीगढ़ 1966। आठवां जम्मू कश्मीर 2009। नौवां लद्दाख 2009। ठीक है, 2020 में जो है दादरा और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक कर दिया गया है। ठीक है, आगे है नोट। 1950 में संविधान में राज्यों एवं संघीय राज्यों को 4 वर्गों में वर्गीकृत की गई थी। भाग ए, भाग बी, भाग सी के अंतर्गत राज्य तथा भाग डी के अंतर्गत संघीय क्षेत्र। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत पूर्व जम्मू कश्मीर राज्यों को 2 अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र तथा लद्दाख संघीय क्षेत्र। संसद में भारत ने इन 2 संघीय क्षेत्रों के सृजन के लिए निम्न कारण स्पष्ट किए। नंबर 1 जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग विशाल क्षेत्रफल है किंतु विरल जनसंख्या एवं कठिन भूपटल वाला इलाका है। लद्दाख के लोगों की पुरानी मांग थी कि उसे संघीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, जैसे कि वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। लद्दाख संघीय क्षेत्रों में कोई विधायिका नहीं होगी। दूसरा है, वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा वातावरण को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र का सृजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र की विधायिका होगी। अगला टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध। यद्यपि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख। राष्ट्रपति प्रशासक को पदनाम दे सकता है। वर्तमान में यह पदनाम उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक हो सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस हैसियत में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आगे केंद्र शासित प्रदेश कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कार्यपालिका उपराज्यपाल और न्यायपालिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन। दूसरा चंडीगढ़ कार्यपालिका प्रशासक और न्यायपालिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रशासक ये बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन। दिल्ली, यहाँ उपराज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। विधानसभा के 70 सीट हैं और यहाँ अलग उच्च न्यायालय है।
लक्षद्वीप यहाँ प्रशासक देखता है और ये केरल उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। पुदुचेरी ये यहाँ पे उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है, विधानसभा का 30 सदस्य है और ये मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। लद्दाख यहाँ उपराज्यपाल है और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन है। जम्मू कश्मीर नंबर 1 उपराज्यपाल, नंबर 2 मुख्यमंत्री, नंबर 3 मंत्रिपरिषद, विधानसभा का 83 सदस्य, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 1963 में, दिल्ली में 1992 में विधानसभा गठित की गई और मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में विधान सभा का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी मई 2024 तक यहाँ चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया है चुनाव और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है। उमर अब्दुल्ला जो है इसके मुख्यमंत्री बने। नोट, पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। दादरा एवं नगर हवेली का प्रशासक दमन एवं दीव का भी प्रशासक होता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों के विषय पर विधि बना सकते हैं। संसद के इस शक्ति का विस्तार पुदुचेरी, दिल्ली व जम्मू कश्मीर तक है, जबकि इनकी अपनी विधायिकाएँ हैं, यानी किसी केंद्र शासित राज्य की यानी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायिका शक्ति खत्म नहीं होती है, परंतु पुदुचेरी एवं दिल्ली विधानसभा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। नोट, दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के विषय, लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि पर विधि नहीं बना सकती। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। नोट, पूर्व में दिल्ली में महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 अनुसूची दी गई है। नंबर 1 संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, मूलतः 57, जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। दूसरा है राज्य सूची। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों को में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, मूलतः 66 विषय, जिनमें प्रमुख हैं लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। अगला टॉपिक समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय हैं, मूलतः 47 थे। इनमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक चेतना, वन। ओके, अगला नोट,
संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व पर्यावरण नियोजन, बाट एंड माप, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अवशिष्ट विधायी शक्ति: जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया। नोट: नंबर 1, अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 का 92 का और 92 खा जोड़ा गया है और प्रविष्टि 33 को हटाया गया है। दूसरा है, अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19 और 20, 29 और 36 को हटाया गया। अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 का, 17 का, 17 का, 20 का और 33 का को जोड़ा गया। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति: संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची का कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत व्यक्ति कर, कृषि भूमि कर, भूमि माप कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं, जो इस प्रकार है: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति व सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. जकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। B. शिवरमन और M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग ने कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्यपद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद: 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 252 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। 253 संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या
अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। 257 कुछ मामलों में संघ तथा राज्यों के ऊपर नियंत्रण। 262 अंतर राज्य नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 258 ये संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए सेवा कर। 269 केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283 संचित निधियां, आकस्मिक निधियां तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 बिजली पर करों से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कुल व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार। 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। पुंछी आयोग। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर N.R. माधव मेनन और डॉक्टर अमरीश बागची। फरवरी 2008 में बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। 18वां अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एवं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता। केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए गठित सरकारी आयोग 1983 से 88 ने अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। सरकारी आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 28 मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अन्य सदस्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। दूसरा, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है। चौथा, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल तथा पांचवा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। अंतर्राज्यीय परिषद का कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, किंतु इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगी। परिषद की एक अस्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1956 में की गई। इसमें निम्न सदस्य होते हैं। नंबर 1, केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तीसरा 9 मुख्यमंत्री। परिषद के सहायतार्थ एक सचिवालय होता है जिसे अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। नोट: अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी।
निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु की जो पहले हो तब तक रहेगा। चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बन गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: नंबर 1 चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, नंबर 2 मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, नंबर 3 विभिन्न राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना, चौथा राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, पांचवा चुनाव करवाना, छठवां राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधान: नंबर 1 निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। चौथा, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। पांचवा, नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। छठवां, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन: केरल की पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया। नवंबर 1988 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेलर की मदद ली जा रही है। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। नोट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: नंबर 1 पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों में से 6% से कम वोट न मिले हों, या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में जीते हों। दूसरा, पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटें पर जीत हासिल की हो, या कम से कम 3 राज्यों से संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो। तीसरा है कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र: निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया है। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक
मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। नोट: मतदाता का अधिकार कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल: भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह कमल; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चुनाव चिन्ह पंजा; बहुजन समाज पार्टी हाथी, असम को छोड़कर; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हंसिया, हथौड़ा एवं तारा; नेशनल पीपल्स पार्टी पुस्तक; आम आदमी पार्टी झाड़ू। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह: तेलुगु देशम साइकिल, आंध्र प्रदेश; समाजवादी पार्टी साइकिल, उत्तर प्रदेश; असम गण परिषद हाथी, असम; झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान, झारखंड; लोक जन पार्टी बंगला, बिहार, चुनाव चिन्ह बंगला, बिहार में; एंड तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कार, चुनाव चिन्ह एंड तेलंगाना में; पैंथर्स पार्टी साइकिल, जम्मू कश्मीर; नेशनल कॉन्फ्रेंस हल, जम्मू कश्मीर; राष्ट्रीय जनता दल लालटेन, बिहार, झारखंड; शिवसेना तीर कमान, महाराष्ट्र; ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर, पश्चिम बंगाल; अन्ना द्रविड़ मुनेंगम कड़गम दो पत्ती, तमिलनाडु; महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर, गोवा; सिक्किम संग्राम परिषद हाथी, सिक्किम; द्रविड़ मुनेंगम कनंगम उगता सूरज, तमिलनाडु, पुदुचेरी; नागालैंड पीपल्स पार्टी मुर्गा, नागालैंड; अकाली दल बादल तराजू, पंजाब; जनता दल यू तीर, बिहार, झारखंड; मुस्लिम लीग सीढ़ी, केरल। चुनाव चिन्ह से संबंधित प्रमुख समितियां: जया प्रकाश नारायण समिति, जया प्रकाश नारायण, गठन 1974। इनकी प्रमुख सिफारिशें: नंबर 1, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन करना। दूसरा, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव करना। तीसरा, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। दूसरा है तारकुंडे समिति, BM तारकुंडे, 1974। नंबर 1, वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई। दूसरा, एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने खातों, आय के स्रोतों और खर्च के ब्यौरों का पूरा हिसाब दिया जाए। खाते में गड़बड़ी पाए जाने पर दंडनीय अपराध माना जाए। तीसरा है शकधर समिति, श्यामलाल शकधर, 1981। मतदाता के परिचय पत्र अनिवार्य हो। चौथा है गोस्वामी समिति, अध्यक्ष गोस्वामी, गठन 1990। प्रमुख सिफारिशें: नंबर 1, पर खर्चों की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए और तदर्थ न्यायाधीशों की मदद से चुनावी विवादों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरा है हेर फेर एवं टेम्परिंग को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, सेना और अर्धसैनिक कर्मियों, राजनयिकों और भारत से बाहर रखे गए अन्य लोगों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। पांचवा, इंद्रजीत गुप्ता समिति, अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता, गठन वर्ष 1998। नंबर 1, चुनाव व्यय को पूरा ब्यौरा निर्वाचित आयोग को सौंपा जाए। दूसरा, सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो कि वह अपने वार्षिक लेखा आयकर विभाग को सौंपे जिसमें उसके पास आय व्यय का पूर्ण विवरण हो। जीवन रेड्डी समिति, अध्यक्ष जीवन रेड्डी, गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए आयोग ने स्वतंत्र और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवारों को जमा राशि 10 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश थी। अगला टॉपिक है लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से नियुक्त हो जाता है।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वह अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के अध्यक्ष सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य। नंबर 1, वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। दूसरा, वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व से में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। तीसरा, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। चौथा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त हस्तांतरण राज्यों को धन आवंटित करने के लिए। जनसंख्या 2011 को यूज किया गया। भार 15% किसको दिया गया है? हाँ, जनसंख्या को 15% भार दिया गया है। ओके, इस बार 1971 की आबादी का कोई भारांश नहीं है। समग्र जनसंख्या भारांश को 27.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। क्षेत्र पर 15% भारांश वही है। वन एवं पारिस्थितिकी 10% भारांश बढ़ा है, 7.5 से 10% कर दिया गया। आय अंतर 45%। ओके, भारांश कम 50 से 45 कर दिया गया। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन कुल प्रजनन दर के आधार पर 12.5 नया मापदंड आरंभ किया गया। कर प्रयास 2.5 नया मापदंड आरंभ किया गया है। यह अंतिम बार 12वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किया गया था। नोट, पिछले वित्त आयोग के विपरीत 15वें वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की गणना के आंकड़ों की अपेक्षा 2011 जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। अब तक गठित वित्त आयोग। पहला 1951 केसी नियोगी 1952 से 57। दूसरा 1956 के संतानम 1957 से 62। तीसरा ए के चंदा 1962 से 1966। 12वां 2003 में डॉक्टर सी रंगराजन 2005 से 2010। 13वां 2007 में डॉक्टर विजय एल केलकर 2010 से 15। 14वां 2013 वाई वी रेड्डी 2015 से 20। 15वां 2017 एन के सिंह 2021 से लेकर 26 तक। 16वां 2023 अरविंद पनगरिया 2026 से 31। वस्तु एवं सेवा कर परिषद। संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर को सुगमता से प्रशासित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी
तो हम लोग जो है जो जीएसटी है इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।